हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के साव सर मैथ क्लासेज में फिर से स्वागत है। अभी तक हमने जो वीडियो में पढ़ा था वो फलन के प्रकार पढ़े थे, फलन की परिभाषा और संयुक्त फलन की डेफिनेशन क्या होती है, संयुक्त फलन को कैसे परिभाषित किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। और जो बुक है, बुक के 3 एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 एग्जाम हमने सॉल्व किए थे। लेकिन बात आती है कि जो संयुक्त फलन हमने पढ़ा है उसका डेली लाइफ के अंदर हम इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, तो आप 2 एग्जाम्पल देखो। कैसे कि जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे मेरी बात कर लेता हूं कि मैं रहता हूं मेरठा सिटी में, ठीक है, मेरठा सिटी डिस्ट्रिक्ट नागौर। अब मेरठा सिटी से मुझे जयपुर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो कि मैं मेरठा सिटी से अजमेर जाऊंगा जिसको मैंने मान लिया है फलन एफ, ठीक है। उसके बाद अजमेर से मुझे जयपुर जाना है तो उसको फलन मान लिया जी। ध्यान से देखना, एफ फलन जो है ए टू बी मेरठा सिटी से अजमेर, और दूसरा फलन क्या है अजमेर से जयपुर जो है जी फलन है, ठीक है। और मेरा टारगेट क्या है कि मुझे मेरठा सिटी से जयपुर ही जाना है। तो शॉर्टकट के अंदर यदि देखा जाए, यदि बीच वाली चीज को छुपा दिया जाए यानी ए टू बी, बी टू सी, तो ए से सी ही जाना। मेन टारगेट क्या है हमारा, ए से सी जाना, और ए से सी क्या कहलाएगा, जीओ एफ फंक्शन कहलाएगा, गो फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बीच वाली चीज का हमारा कोई बीच में जो आ रहा है मान, क्योंकि ये ए से बी के लिए, बी जो इसके लिए एफ का परिसर बी है और जो जी इसका प्रांत बी है, दोनों के लिए कॉमन चीज हो गई, ठीक है ना। यानी इसका एंडिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंडिंग और इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा टारगेट कि ए टू सी जाना, यानी कि मेरठा सिटी से जयपुर जाना, यानी कि फलन क्या बन गया, फलन बन गया गो फंक्शन बन गया है, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक और एग्जांपल मैंने लिया ताकि आपको इसका डेली लाइफ के अंदर किस प्रकार संयुक्त फलन को समझ सकते हैं वो देखो। कि मान लो कोई विद्यार्थी है, बोर्ड एग्जाम के अंदर बोर्ड एग्जाम देता है, लेकिन उसका टारगेट क्या होता है कि रिजल्ट अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, विद्यार्थी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम एग्जाम देगा, उसकी जो कॉपियां है मान लो बोर्ड के पास गई, आरबीएससी बोर्ड के पास गई, तो वो फलन हो गया एफ। क्या हो गया, फलन हो गया एफ। अब बोर्ड क्या करेगा, आरबीएससी बोर्ड उसकी कॉपियों को, उनकी कॉपियों को कहां भेजेगा, टीचर के पास, शिक्षक के पास भेजेगा, चेक करने के लिए, मार्क्स देने के लिए, ठीक है। तो ये फलन हो गया जी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स का रियल में जो है जो मतलब है वो किससे, टीचर से रहेगा, क्योंकि उसे जो मार्क्स है वो टीचर से ही प्राप्त होंगे। यानी कि ए टू बी एफ जो फलन था कि बोर्ड कॉपियां, विद्यार्थी की जो कॉपियां बोर्ड के पास गई वो गया फलन एफ, और जो कॉपियां हैं वो बोर्ड क्या करेगा, शिक्षक के पास भेजेगा, वो हो गया बी टू सी जो है जी फलन। ये हो गया एफ फलन, ये हो गया जी फलन। तो टीचर क्या करेगा, मार्क्स जो है कॉपी चेक करेगा और अपने जो नंबर देके वापस बोर्ड को भेजेगा, बोर्ड क्या करेगा, रिजल्ट या भेजेगा। लेकिन स्टूडेंट्स कॉपी के अंदर क्या लिखेगा, उसका मेन टारगेट क्या रहेगा, सी को देखते हुए टारगेट रहेगा कि मुझे अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, कि मुझे जो लिखूंगा वो सबसे अच्छे नंबर दे, उस हिसाब से लिखूंगा। तो उसका संबंध सीधा सीधा किससे हो रहा है, टीचर से सीधा सीधा संबंध हो रहा है कि बोर्ड बीच में क्या कर रहा है, उसकी कॉपियां क्या हो रहा है, कैसे दे रहा है, कैसे नंबर ले रहा है। लेकिन मेन जो टारगेट रहेगा स्टूडेंट्स का कि मुझे कॉपी में ऐसे लिखना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले, यानी ए का सीधा संबंध वो सी से ही रखेगा, ठीक है। इसलिए ये फलन क्या कहलाएगा, गो फलन कहलाएगा। बीच वाली चीज कॉमन हो गई क्योंकि यहां से कॉपी होगा जाना और इसके लिए कॉपी यहां से यहां जाना, तो बीच वाली चीज छूट जाएगी, तो ए से सी में ही इसका सीधा सा संबंध रहेगा जिसको बोलेंगे गो फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना ये है। तो ये डेली लाइफ के साथ इसका संयुक्त फलन का आपके संबंध हो गया, या डेली लाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई संयुक्त फलन को कैसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लेता हूं ताकि और आपको क्लियर हो जाए संयुक्त फलन के बारे में। आपको यदि कोई फलन दे दिया मान लो, ठीक है, एफ फलन, और ये फलन मान लो आर से आर में परिभाषित कोई फलन है, ठीक है, एफ एक्स है, और इस फलन का मान है 3x प्लस 2 है, और मान लो जी जो फलन है वो आर से आर में परिभाषित है, ठीक है। अब यदि मैं यहां पर ऐसे लिख दूं कि जी वाई
जी वाई, देखो अभी इस बार मैं फलन वाई के रूप में ले लेता हूं जी को, ठीक है। तो जी वाई बराबर, यहां पर चर वाई लेके मैं करूं तो जी वाई बराबर मान लो यहां पर है आपके वाई प्लस 1, और आपको पूछ लिया कि जीओ एफ ज्ञात कीजिए, कि जीओ एफ ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो जीओ एफ, ठीक है, यहां पर कोष्टक में एक्स, तो हो जाएगा जी ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जी ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स जिसका मान कितना है 3x प्लस 2, ठीक है, 3x प्लस 2। अब यहां पर देखो आप कि जी वाई बराबर क्या था y प्लस 1, लेकिन y की जगह कौन आ गया 3x प्लस 2, तो उत्तर क्या आ जाएगा, देखो इस y की जगह क्या लिख देंगे, इस y की जगह लिख देंगे 3x प्लस 2, तो y की जगह आ गया 3x प्लस 2 और ये हो गया 1, तो जीओ एफ एक्स कितना बन जाएगा 3x प्लस 3 यानी 3 कोष्टक x प्लस 1 बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसका एक उदाहरण था जिसमें यदि हमने चर भी चेंज कर दिया तो अभी हम किस प्रकार से गौप ज्ञात कर सकते हैं, तो ये आपने देखा है, ठीक है। तो एक बार इसे लिख लो। हमारा अगला पॉइंट है संयुक्त फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी यानी संयुक्त फलन का पहला गुणधर्म क्या होता है, देखो कि संयुक्त फलन क्रम विनिमय, ठीक है, संयुक्त फलन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करें, ये कोई आवश्यक नहीं है। देखो कि संयुक्त फलन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करें, यह आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है कि क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ध्यान रखना है, संयुक्त फलन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यानी कि सामान्यतः यदि कंडीशन देखी जाए, देखो सामान्यतः कंडीशन क्या है कि GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। अब ध्यान रखना क्रम विनिमय गुणधर्म होता क्या, देखो क्रम विनिमय गुणधर्म होता है कि जैसे A और B का यदि क्रम विनिमय लाना है तो A को B की जगह लिख दो और B को A की जगह लिख दें और प्राप्त प्रक्रिया या संक्रिया प्राप्त बराबर हो जाए तो उसे बोलते हैं क्रम विनिमय। तो जैसे GOF है, यदि F को G की जगह G को F की जगह लिख दे और बराबर हो जाता है तो क्रम विनिमय है, बराबर नहीं होता तो क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सामान्यतः क्या होता है कि GOF इज नॉट इक्वल टू FOG होता है, ठीक है। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे F ले लिया R से R, fx बराबर हो गया 2x, और G भी R से R, और gx बराबर मैंने ले लिया है उदाहरण के तौर पर x स्क्वायर, ठीक है। अब चेक करना है कि GOF और FOG क्रम विनिमय का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमें चेक करना है यहाँ पर कि फलन पहले संयुक्त फलन परिभाषित है या नहीं है। तो यहाँ देखेंगे आंसर के अंदर देखो कि यहाँ F का परिसर जो बिलोंग्स टू R है उप समुच्चय है, G का प्रांत जो R है, अतः GOF R से R में परिभाषित है। अतः देखो कि F का परिसर जो यहां से आएगा, G का प्रांत ये रहा, ये दोनों वैसे बराबर हैं तो इसका मतलब उप समुच्चय तो है ही है, साथ बराबर है, इसलिए तो GOF क्या होगा R से R में, यानी ये A से B और B से C, तो ये हो जाएगा A से C में परिभाषित है। अतः GOF X इसका मान क्या बनेगा, G ब्रैकेट ऑफ
एफ एक्स बनेगा। अब देखो जी ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स का मान कितना है 2x है। अब जी वाला फलन कौन है, देखो एफ एक्स की जगह लिख दिया 2x। यहाँ पर जी का फलन क्या है, x था तो x स्क्वायर आया। जैसे मान लो यहाँ पर x है तो x स्क्वायर, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर है, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर। यदि यहाँ पर 2x है तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्राप्त हुआ 4x स्क्वायर। तो इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर ये प्राप्त हुआ। अब दूसरा देखो कि एफओजी निकाल के चेक करते हैं। एफओजी क्या होगा, एफओजी में जी का परिसर बिलोंग्स टू आर, एफ का प्रांत वो भी आर है, अतः एफओजी आर से आर में परिभाषित हैं, अतः आर से आर में परिभाषित हैं। ठीक है, तो एफओजी क्या बन के आएगा देखो, तो एफओजी ब्रैकेट एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ब्रैकेट ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो एफ ब्रैकेट ऑफ जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, तो यहां पर ब्रैकेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी एक्स का मान लिख दिया। अब यहां से देखो एफ एक्स बराबर 2x है, x रखा तो यहाँ पर x है, यदि यहाँ 2 रखूंगा तो यहाँ 2, यहाँ पर यदि मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये प्राप्त क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा इसका, बराबर में 2x स्क्वायर। क्या प्राप्त हुआ, 2x स्क्वायर प्राप्त हुआ है। तो यहां से देखो पता चल रहा है कि जीओ एफ एक्स और एफ ओ जी एक्स ये क्या दोनों फलन बराबर है, फलन बराबर नहीं है। तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं इसको कि यहां जीओ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू, यहाँ जीओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, यानी फलन क्रम विनय का पालन नहीं करता है। ठीक है, पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक बार इसे लिख लो। अब देखो किसी विशेष परिस्थिति के अंदर संयुक्त फलन है वो क्रम विनिमय का पालन कर भी सकता है। जैसे ध्यान रखना है यहां पर नोट करके, विशेष परिस्थिति में जीओ एफ बराबर एफ ओ जी हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कि समझना पॉइंट जो था कि कर्म विनिमय गुणधर्म का पालन करे ये कोई आवश्यक नहीं है, इसका मतलब पालन कर भी सकता नहीं भी कर सकता, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये पालन कर सकता है। एग्जाम्पल कि एफ आर से आर और फलन एफ एक्स मैंने ले लिया यहां पर एक्स स्क्वायर, वे जी आर से आर और जी एक्स बराबर ले लिया मैंने एक्स क्यूब। तो चेक करते हैं कि यहां पर ये कर्म विनिमय का पालन करेगा या नहीं करेगा। तो आंसर में देखो किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहां पर वही बात है, पहले फलन को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, संयुक्त फलन परिभाषित है नहीं है तो इसके लिए वही है कि एफ का परिसर, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, उपसमुच्चय जी का प्रांत, जी का प्रांत ये भी आर है, अतः जीओ एफ आर से आर में परिभाषित, ए से बी से सी, आर से आर में परिभाषित है। अतः जीओ एफ एक्स बराबर जी ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जी ब्रैकेट ऑफ
एफ एक्स, ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, कितना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर, अब देखो यहां पर था कि एक्स था तो एक्स क्यूब आया, यहां पर यदि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहां पर एक्स था तो एक्स क्यूब आया, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी घात हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी, एक्स की घात 6 हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहां पर दूसरा देख लेते हैं कि फलन, इसी के अंदर देखो कि यहां जी का, साथ साथ ये इसी के अंदर है, यहां जी का परिसर, जी का सबसेट वो है एफ का प्रांत, जी का परिसर बिलोंग्स टू आर है, ये एफ का प्रांत ये भी बिलोंग्स टू क्या है, ये भी आर, ये अतः एफ ओ जी क्या बनेगा, एफ ओ जी आर से आर में परिभाषित है, अतः एफ ओ जी एक्स एफ कोष्टक जी एक्स, तो जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान है एक्स क्यूब, जी एक्स का मान लिख दिया हमने एक्स क्यूब। अभी देखो एफ एक्स, एक्स था तो एक्स स्क्वायर आया, यहां पर 2 लिखूंगा तो 2 का स्क्वायर, 3 लिखूंगा तो 3 का स्क्वायर, तो एक्स क्यूब लिखूंगा तो एक्स क्यूब का स्क्वायर, जिसका मान भी कितना आया, एक्स की पावर 6 आया। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो रहा है, जीओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी, यानी कि इस कंडीशन में, इस विशेष परिस्थिति के अंदर क्या हो रहा है, ये दोनों फलन क्रम विनिमय का पालन कर रहे हैं। यहां संयुक्त फलन क्रम विनिमय का पालन करता है, का पालन करता है। ध्यान से देखो, ये समझ में आया होगा आपको कि यहां पर इस कंडीशन के लिए क्या हो रहा है, संयुक्त फलन क्रम विनिमय का पालन कर रहा है। तो यहां से हमें क्रम विनिमय गुणधर्म पता चल गया। सामान्य जो कंडीशन होगी वो नॉर्मली एफ जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर आ गए थे तो वहां पर ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो संयुक्त फलन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करें तो ये कोई आवश्यक नहीं है, नहीं पालन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ये पहला गुणधर्म था, तो एक बार इसे फिर से लिख लो। संयुक्त फलन सेकंड गुणधर्म है कि संयुक्त फलन साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। ये ध्यान रखना, दूसरा गुणधर्म क्या है कि संयुक्त फलन साचर्य गुणधर्म का पालन करता है, ठीक है। साचर्य गुणधर्म को एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे और जो क्रम विनिमय गुणधर्म था उसको क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, यदि तीन फलन, यदि फलन एफ जी एच, तीन फलन हो, यदि एफ जी एच तीन फलन हो तथा इनके संयुक्त फलन, इनके संयुक्त फलन, मान लो इनके संयुक्त फलन एफ ओ जी ओ एच वे एफ ओ जी ओ एच प्रकार से परिभाषित हैं, तो एफ ओ जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच होता है।
अब यहाँ पर देखो कि साचर्य गुणधर्म होता है क्या है, ये भी आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि तीन अवयव ए बी सी उनके साथ संक्रिया कराई जाए। कैसे कि पहले ए बी की संक्रिया कराई जाए, फिर सी के साथ, फिर सेकंड कंडीशन में कि ए को वहां रखकर फिर बी सी की संक्रिया ए के साथ कराई जाए। तो वही बात कि एफ जी एच, तो मान लो पहले जी और एच साथ में ले लिया, ठीक है, फिर ए एफ के साथ लेंगे, या फिर एफ और जी इनको साथ लेके फिर एच के साथ करें, यदि ये दोनों बराबर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर ऐसे समझ लो कि यहाँ ए बी सी और यह था ए बी सी यानी बी सी, और फिर इसको ए बी को साथ ले लिया, ठीक है, और ये बराबर हो गया ऐसा, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, संयुक्त फलन कहलाया। ये पढ़ा था हमने यहाँ पर। तो ये साचर्य गुणधर्म का पालन करेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, फिर से देखो कि यहाँ पर एबीसी है, यहाँ पर एबीसी, मान लो बीसी के साथ फिर ए के साथ संक्रिया हो रही है, या ए बी के साथ फिर सी के साथ संक्रिया, यदि ऐसा करने से दोनों मान बराबर आते हैं तो वो साचर्य गुणधर्म माना जाता है। तो संयुक्त फलन के बारे में ये गुणधर्म है कि संयुक्त फलन साचर्य गुणधर्म का पालन करता है, लेकिन कब, जब उनके संयुक्त फलन जो हमने बनाए हैं, ये बनाया और ये बनाया, ये यदि परिभाषित है तो जाके ये दोनों मान कैसे होंगे, बराबर प्राप्त होंगे, यानी परिभाषित होंगे, तो ही हमें साचर्य गुणधर्म की जांच करनी है। तो ये था साचर्य गुणधर्म, दूसरा नंबर पॉइंट, ठीक है। अब इसी के ऊपर जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, वो एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, ये साचर्य गुणधर्म सेकंड नंबर जो गुणधर्म लिखा था उसके ऊपर ही है। निम्न तीन फलनों के लिए साचर्य गुणधर्म का सत्यापन कीजिए। क्या है कि एफ एन से जेड नॉट, एन है यहाँ पर प्राकृत संख्या और जेड नॉट हो गया पूर्णांक, लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, यानी नॉट इक्वल जीरो, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एफ एक्स बराबर 2x, ये भी है पूर्णांक, लेकिन इसमें नॉट इक्वल टू जीरो। ये है परिमेय संख्या, ठीक है। और जी एक्स फलन है, जी फलन जेड नॉट से क्यू और जी एक्स फलन है 1/x, और एच जो है फलन परिमेय संख्या से, वो किसमें है, वास्तविक संख्या के अंदर फलन, और एच एक्स का मान है e की पावर x है। और इन तीन फलनों के लिए हमें जांच करनी है कि साचर्य गुणधर्म का सत्यापन होता है नहीं होता है। तो साचर्य गुणधर्म के लिए हालांकि हमने पढ़ा था कि f और g o h, यानी g और h को ले ले, फिर f और g को ले ले, यदि ये दोनों बराबर है तो साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। लेकिन वहां कंडीशन थी कि वो फलन कैसे होने चाहिए थे, वो संयुक्त फलन परिभाषित होने चाहिए थे, तो जाकर के हम चेक करना है कि ये साचर्य गुणधर्म का पालन करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पर फलन क्या एफ ओ जी ओ एच बनेगा, क्या एच ओ जी ओ एच बनेगा, क्या क्या बनेगा, या किस प्रकार से परिभाषित होगा। तो पहला हमें वो फलन परिभाषित करने पड़ेंगे, संयुक्त फलन, उसके बाद ही उसका सत्यापन हो पाएगा। तो इसका आंसर में देखो कि यहां पर एफ है एन से जेड नॉट, एफ क्या है एन से जेड नॉट, जी है जेड नॉट से क्यू, ठीक है, एफ एन से जेड नॉट और जी है जेड नॉट से क्यू। तो इससे क्या पता चला कि एफ का परिसर, कि यहां एफ का परिसर बिलोंग्स टू जेड नॉट, यानी खुद ही जेड नॉट है, जी का प्रांत, जी का प्रांत भी क्या है जेड नॉट, ठीक है। ये वाली बात सही हो रही है कि एफ का परिसर जी के प्रांत में आ रहा है, यहां दोनों बराबर हैं। अतः जीओएफ कहां से कहां में परिभाषित होगा, देखो ए से बी, बी से सी, तो एन से क्यू में परिभाषित होगा, एन से क्यू में परिभाषित होगा, ठीक है। अतः जीओएफ एन से क्यू होगा, बस इतना सा लिख दो, ये भी चलेगा, एन से क्यू होगा। अब इसी प्रकार से देखो कि जीओएफ हमने बना लिया कि एन से क्यू में परिभाषित होगा, और देखो क्या और बन सकता है कि यहां पर देखो कि इसका क्यू और इसका क्यू यहां पर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, यानी कि जी यदि लिखा जाए तो जी है जेड नॉट से क्यू, और एच क्या है, एच है क्यू से आर। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया कि
इसका परिसर, जी का परिसर, जी का परिसर जो बिलोंग्स टू है क्यू, उपसमुच्चय क्या है, एच का प्रांत जो क्यू है। अतः अब देखो ध्यान से कि जी का परिसर बिलोंग्स टू क्यू है और एच का प्रांत भी क्यू है, ये दोनों बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब कौन अंदर बैठेगा, एच के अंदर जाकर के कौन बैठेगा, जी बैठेगा, क्योंकि इसका परिसर देख रहे हो, प्रांत किसका देख रहे हैं, एच का। तो एच तो आ जाएगा बाहर की तरफ और जी आ जाएगा अंदर की तरफ। तो एच और जी, अब ये एच और जी कहां से कहां में परिभाषित होगा, देखो ए से बी और बी से सी। समझो यहां पर ये ए से बी है, ये बी से सी है, तो क्या हो जाएगा ए से सी। तो एच और जी कैसे परिभाषित हो जाएगा, जेड नॉट से आर होगा। देखो समझ में आया होगा यहां तक। अब हमने ये दोनों फलन परिभाषित कर लिए, तो यहां पर अब देखो कि जीओएफ, इस जीओएफ के अंदर क्या लेके आए कि ये तीन फलन साथ में हो जाए, साचर्य के लिए तीन फलनों का होना जरूरी है। तो यहां पर एच छूटा है, जीओएफ के लिए क्या है, एच छूट गया। क्या छूटा है, एच छूटा हुआ है। तो यहां पर यदि मैं जीओएफ के बारे में देखूं, ठीक है, जीओएफ है वो एन से क्यू है और एच क्या है, क्यू से आर। तो देखो कि जीओएफ वो है एन से क्यू, वे एच वो है क्यू से आर। क्यू के कारण देखो दो फलन तो यहां आ चुके हैं, एक फलन की और आवश्यकता है, वो फलन कौन है, एच। अब इस एच के बारे में देखना है कि ये जीओएफ के अंदर इसके बाहर की तरफ बैठेगा या इसके अंदर आकर के बैठेगा एच, यही हमें चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए फिर से वही बात देखते हैं कि किसका परिसर और किसका प्रांत आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जीओएफ का परिसर और एच का प्रांत क्या हो रहा है, उपसमुच्चय हो रहा है। जीओएफ का परिसर एच के प्रांत का उपसमुच्चय हो रहा है। देखो तो यहां जीओएफ का परिसर वो क्या है, बिलोंग्स टू क्यू, और एच का प्रांत और वो क्या है, क्यू। अतः जीओएफ का परिसर जो बिलोंग्स टू क्यू सबसेट है, यानी उपसमुच्चय एच का प्रांत क्यू से। अतः एच कहां बैठेगा, एच बाहर आकर के बैठेगा इसके आगे। अतः एच ओ जीओएफ ये जो फलन है ये कहां से कहां परिभाषित होगा, देखो कि ए से बी, बी से सी, यानी बीच वाला देखो कॉमन है, तो एन टू आर में परिभाषित होगा, आर में परिभाषित होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से जीओएफ की कंडीशन देख ली कि एच को इसके आगे बिठाना है या पीछे बिठाना है, ठीक है। तो ये पता चल गया कि एच इसके आगे की तरफ आकर के बैठेगा। अब एच और जी के बारे में देखो कि एच और जी में एच और जी फलन आ रहा है, लेकिन कौन सा फलन देगा, एफ फलन। अब एफ फलन इसके लिए इसके अंदर की ओर आकर के बैठेगा या इसके इधर बाहर की ओर आकर के बैठेगा, हमें यही चेक करना है, ठीक है। तो देखो यहां पर एफ जो फलन है वो एन से जेड नॉट है, क्लियर, ध्यान से देखना। एफ जो फलन है वो क्या है, एन से जेड नॉट है, और जो एच ओ जी बनाया हमने वो क्या था, जेड नॉट से आर था। तो यहां क्या हो गया, यहां हो गया एफ का परिसर, एफ का परिसर बिलोंग्स टू जेड नॉट, किसका उपसमुच्चय है, एच ओ जी का उपसमुच्चय है, एच ओ जी का प्रांत का जो भी क्या है, जेड नॉट। अतः परिसर एफ का देखा तो एफ अंदर आकर के बैठेगा, ठीक है। अतः एच ओ जी ओ एफ, क्योंकि देखो एच ओ जी तो अपने आप में एक साथ में ही ग्रुप है, ध्यान रखना, ये अपने आप में साथ में, क्लियर। यहां पर भी देखो ये जो जीओएफ था अपने आप में साथ में ही है पूरा। अब अतः एच ओ जी ओ एफ ये कहां से कहां में परिभाषित होगा, देखो
कि अंदर एफ बैठा है, तो यहां से ए से बी स्टार्ट करते हैं, ए से बी से सी, तो यहां हो जाएगा एन से आर, एन से आर में परिभाषित होगा। अब आप कंडीशन देखो कि हमने संयुक्त फलन बना लिए हैं, यानी साचर्य गुणधर्म के लिए जो 3 फलनों को लेकर ये संयुक्त फलन बनाया है, एक तो बना है हमारा HO GOF N से R, एक बना HOG OF वो भी N से R। तो यहां से तो पता चल ही रहा है कि इनके प्रांत और जो छह प्रांत बन रहे हैं वो दोनों सेम बन रहे हैं, ठीक है। अब हमें प्रांत और छह प्रांत सेम बन रहे हैं, तो इनको देखना है कि ये फलन आपस में बराबर है या नहीं है। यहां से बना हुआ फलन यहां से बना हुआ फलन आपस में बराबर है नहीं है, प्रांत और छह प्रांत तो बराबर आ गए, तो फलन और फलनों को बराबर करना, तो अब इनके फलन चेक कर लेते हैं कि फलन के मान क्या प्राप्त होंगे, ठीक है। देखो कि सबसे पहले मैं लिखूंगा HO GOF, ठीक है। यहां पर मैं इस प्रकार से ये वाला ब्रैकेट लगा देता हूं और ये हो जाएगा x, HO GOF x हो गया, ठीक है। अब देखते हैं किस प्रकार से आएगा ये, कि यहां पर h, यहां पर है h, ठीक है। इस O का हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट और GOF और यहां पर हो जाएगा x। ध्यान से देखना कि यहां पर h, ये GOF के साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो h कोष्टक GOF और पास में हो गया x। इसको सरल करते हैं, h तो ये हो जाएगा g, फिर से इसमें ब्रैकेट आ जाएगा, देखो fx, ये कुछ इस प्रकार से समझो। देखो इस O का तो ये ब्रैकेट हो गया और GOF के साथ x आ गया। अब यहां पर फिर से इसका अंदर वाले को सरल करेंगे, अंदर वाले इस O का ये ब्रैकेट बन गया और f के साथ x आ गया, ठीक है। इसे सरल करते हैं, देखो h g fx का मान कितना है 2x, कितना है 2x, ठीक है। अब इधर की तरफ लिखा देता हूं मैं, देखो h ब्रैकेट g 2x, अब h g 2x आया। अब g का मान कितना है, gx बराबर 1/x है, तो यहां पर हो जाएगा h g का मान 1/x, तो 2x लिखेंगे तो 1/2x हो जाएगा। अब h का मान ये है e की घात x, तो e की घात x की जगह क्या आ जाएगा, e की घात 1/2x प्राप्त हो जाएगा। जो किसका मान प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हुआ है HO GOF का, यानी यहां पर लिख दो आप e की घात 1/2x, यानी कि यहां पर प्राप्त क्या हो गया HO GOF, ठीक है। ये जो फलन आया है, ये फलन आ गया हमारे पास e की घात 1/2x, समीकरण नंबर 1। तो पहले यहां तक लिख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। देखो प्रश्न को आगे देखें, HOG OF और यहां है x, तो इसको सरल करते हैं, तो किस प्रकार से आएगा सरल करने से, देखो HOG, ठीक है। इस O का जैसे अभी GOF आता था तो हम क्या करते थे, G कोष्टक fx लिखते थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा HOG कोष्टक fx प्राप्त हो जाएगा, HOG कोष्टक fx। कैसे हुआ, देखो एक बार फिर से, यदि मान लो इस पूरे की जगह यदि मान लो नॉर्मली कोई फंक्शन होता g होता और यहां पर f होता, तो हम इसको लिखते हैं g कोष्टक fx, g कोष्टक fx। तो वही बात है HOG कोष्टक बड़ा ब्रैकेट ये आ जाएगा fx, ठीक है। तो HOG fx का मान कितना है, fx का मान है 2x, कितना है 2x। फिर से इस O की जगह बड़ा ब्रैकेट g और g के साथ आ जाएगा 2x,
जी के साथ क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब यहां देखो कि h जी का मान कितना है, 1/x, तो 1 हो जाएगा 2x। h 1/2x, h का मान कितना है, h का फलन e की घात x, तो e की घात क्या हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। अब यहां से कहने का मतलब एच ओ जी ओ एफ, इसका मान आया ए की घात 1/2x। तो समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को देखो, दोनों को देखने से पता चल रहा है कि दोनों के मान बराबर बन रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 बराबर समीकरण नंबर 2, अतः एच ओ जी ओ एफ बराबर एच ओ जी ओ एफ, यानी कि साचरीय गुणधर्म का सत्यापन होता है या साचरीय गुणधर्म का पालन होता है। ये था इसके अंदर। तो यहां पर हमने नोटिस किया है कि दोनों फलन से जो भी प्राप्त हुए थे, एच ओ जी ओ एफ से भी आया था e की पावर 1/2x, से भी आया e की पावर 1/2x। तो समीकरण 1 और 2 बराबर है, यानी 3 फलनों को लेते हुए जो संयुक्त फलन बने हैं ये दोनों कंडीशन में बराबर हो रहे हैं, इसलिए साचरीय गुणधर्म का पालन करता है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार इसे लिख लो। तीसरा गुणधर्म देखो, दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी क्या होता है, एकेकी आच्छादक होता है। यदि एफ व जी दो एकेकी आच्छादक फलन हैं, यानी एफ भी एकेकी आच्छादक है, जी भी एकेकी आच्छादक फलन है, तो संयुक्त फलन GOF यदि परिभाषित है तो GOF भी एकेकी आच्छादक होगा, एकेकी आच्छादक होगा। कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं कि दो फलन एफ व जी दो एकेकी आच्छादक है और संयुक्त फलन मान लो अभी जीओएफ परिभाषित माना है। किसको परिभाषित माना, जीओएफ। यदि मान लो एफओ जी परिभाषित मानते हो तो यहाँ एफओ जी लिख दोगे। अभी मान लो सपोज कर लो कि जीओएफ परिभाषित है, तो जीओएफ भी क्या होगा, एकेकी आच्छादक होगा। उदाहरण के तौर पर देख लो कि एफ फलन है वो ए से बी में परिभाषित है और जी फलन है वो बी से सी में परिभाषित है, ठीक है। और ए बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4, बी बराबर मान लेते हैं ए बी सी डी, और सी बराबर मान लेते हैं यहां पर सी बराबर मान लो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है। अब फलन मान लो एफ ए से बी में, अब देखो ये ए ये बी, ये फलन एफ ए से बी में 1 2 3 4, और ये हो गया ए बी सी डी। मान लो ये इस प्रकार से परिभाषित है ए से बी में, और ये फलन है हमारे पास एफ, इसको ऐसे लिख दो एफ। ये ए से बी में परिभाषित कोई फलन एफ है, ठीक है, और बी से सी में परिभाषित फलन अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिख दो। बी से सी में मान लो, ठीक है, तो ये हो गया जी फलन। अब आप खुद देख सकते हो
कि यहां पर जो हम जीओएफ बनाते हैं वो क्या बनता है कि जीओएफ ए से सी बनता है, जहां फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां से लिए जाता है, ए से लिए जाते हैं। यानी कि एक्स के मान देखो 1 2 3 4 कनेक्टेड था एबीसीडी से, और एबीसीडी कनेक्टेड था अल्फा बीटा गामा डेल्टा से। तो यहां से जो बना है रिजल्ट जो बनेगा वो बनेगा देखो जीओएफ 1 2 3 4 ए बी सी डी, और ये कौन सा फलन बना, ये बना है जीओएफ। देखो कि ए और बी यानी एफ फलन था वो एक एक की आच्छादक है, ये एक एक की आच्छादक, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, पहला तो हो गया एक एक की, और से प्रांत बराबर हो गया परिसर, क्योंकि एबीसीडी सारे अवयव आ रहे हैं तो परिसर बराबर से प्रांत। इधर से भी भिन्न भिन्न का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब और परिसर बराबर से प्रांत, तो ये भी कैसा है एक एक की आच्छादक। तो यहां से देखो यहां से यहां पर आएगा जीओएफ, यानी रिजल्ट बनके ये आएगा, ये आएगा क्या होगा कि एक का ए से दो का बी से। यहां से भी देखो कि भिन्न भिन्न का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, यानी कि जीओएफ फलन भी कैसा हो गया, ये जो जीओएफ फलन बना ये भी एक एक ही आच्छादक फलन हो गया। ठीक है, तो ये था गुणधर्म नंबर 3 था, तो एक बार इसे लिख लो। देखिए गुणधर्म नंबर 4, किसी फलन का तत्समक फलन के साथ यदि संयुक्त फलन बनाया जाए तो वापस वही फलन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एफ जो फलन है वो ए से बी में परिभाषित है, एफ फलन है वो ए से बी में परिभाषित है, और इनके तत्समक फलन दो प्रकार से हो सकते हैं। इनके तत्समक फलन दो प्रकार से, मान लो आई ए, तो ये क्या कहलाएगा ए से ए, या फिर आई बी, ये फलन होगा बी से बी। ध्यान से देखना कि एफ ए से बी, तो तत्समक फलन एफ जो है आई ए से ए और या आई बी से बी में परिभाषित है। तो यदि इस फलन को तत्समक फलन के साथ संयुक्त किया जाए तो वही फलन प्राप्त होता है। कैसे देख लेते हैं, तो पहले यदि मैं यहां पर देखूं कि आई ए के बारे में, कि आई ए जो था ए से ए में परिभाषित, यानी यहां से इसका आ गया परिसर, वे एफ देखा जाए तो यहां इसका क्या है प्रांत, यानी कि आई ए से ए परिसर इसका प्रांत, अर्थात ये हुआ कि एफ का आई का प्रांत यानी कि आई ए का परिसर बिलोंग्स टू ए, उपसमुच्चय किसका है एफ का प्रांत, जो क्या है वो भी ए है। अतः कौन अंदर बैठेगा आई ए, अतः एफ ओ आई ए, एफ ओ आई ए देखो तो ये कैसे बनेगा, देखो एफ ओ आई अंदर की ओर बैठेगा कौन आई ए, इसका परिसर देख रहे हैं हम। तो यहां से चले ए से बी, बी से सी, तो हो जाएगा ए से सी यानी ए टू बी। ये क्या प्राप्त हुआ ए टू बी परिभाषित होगा, क्या प्राप्त होगा एफ ओ आई ए टू बी परिभाषित होगा, ए टू बी परिभाषित होगा। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन, यदि एफ ए से बी वे आई बी के बारे में देखा जाए तो ये बी से बी, अर्थात एफ का परिसर बिलोंग्स टू बी और आई बी का प्रांत ये भी क्या है बी, तो अंदर कौन बैठा एफ बैठा, अतः अंदर बैठ जाएगा एफ यानी कि आई बी ओ एफ। अब ये देखो
ये यहां से ए से बी, ये बी से सी, ये बीच वाला छूट जाएगा तो हो जाएगा ए से सी, यानी ए से बी होगा। अब इन दोनों को देखो, दोनों को देखने से क्या पता चल रहा है कि एफ ओ आई ए से बी, आई बी ओ एफ ए भी ए से बी, यानी कि यहां से एफ ओ आई ए जो प्राप्त होगा आई बी ओ एफ, यहां से देखो ए से बी और ए से बी कौन है, एफ है फलन। यानी वापिस फलन देखो क्या प्राप्त हो गया कि किसी फलन को तत्समक के साथ संयुक्त कराया जाए, या संयुक्त इस तत्समक को पीछे रखें या आगे रखें, या अंदर की तरफ रखें या बाहर की तरफ रखें, तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ, वापिस वही फलन प्राप्त हुआ। गुणधर्म नंबर 4 हमें यही बताता है कि किसी भी फलन को यदि तत्समक के साथ संयुक्त कराएंगे तो वापिस हमें रिजल्ट के अंदर वही फलन प्राप्ति होगा। इसका आप एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप एग्जाम्पल लेते हो, जैसे एफ लिख दिया ए से बी, ठीक है, देखो ए का मान लो मैंने यहां पर ले लिया 1 2 3 और बी का मान ले लिया ए बी सी। ठीक है, ए का मान ले लिया 1 2 3, बी का मान ले लिया ए बी सी, तो आई ए बनेगा ए टू ए और आई बी बनेगा बी टू बी। अब यदि मैं यहां पर एफ ओ आई ए करा दूं, क्योंकि देखो पहले क्या बना है हमारे पास एफ ओ आई ए, यानी कि ए का परिसर उसका से प्रांत एफ ओ आई ए। एफ ओ आई ए क्या प्राप्त हुआ था, ए से बी, एफ ओ आई ए जो हमारे पास प्राप्त हुआ था ए से बी प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो एफ ओ आई ए यदि मैं यहां पर एक्स लिख दूं तो प्राप्त होगा हमारे पास एफ आई ए एक्स। ठीक है, तो एफ ओ आई ए और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां से होगा, ए से रिलेटेड होगा। ध्यान से देखो, ये फलन यहां पर इस प्रकार से यदि मान लो यहां पर मैं एक्स के मान रखूं, एक्स बराबर रख दूं, मैं एक्स बराबर 1 लिखूं, तो आई ए कोष्टक 1, तो आई ए का मान 1 रखने से देखो यहां से 1 2 3 1 2 3 यहां से हो जाएगा, देखो ए बी सी, ए बी सी, और यहां से भी हो जाएगा ए बी सी। तो एफ ओ आई ए 1 का मान आई 1 का 1 ही होगा, तो एफ 1 और एफ 1 का मान लो ये हो गया ए, क्या हो गया ए। ठीक है, इसी प्रकार आप देखो यहां पर 2 रख के देखो x बराबर 2 पर, तो एफ ओ आई ए ये हो जाएगा 2 आई ए 2, और आई ए 2 का मतलब हो जाएगा फिर से F2, और F2 पर मान लो इसका मान है रिजल्ट B, यानी 1 पर 1 मान लो और 2 पर B है। ठीक है, अब x बराबर 3 पर एफ ओ आई ए आई ए 3 पर मान लो C, और 3 पर हो गया 3, और 3 पर उत्तर आ गया इसका C। तो हमारे पास एफ ओ आई ए प्राप्त हो गया, क्या एफ ओ आई ए प्राप्त हुआ कि 1 पर A, 2 पर B और 3 पर C। जो हमें बताता, देखो 1 2 3 ये हो गए प्रांत, ये हो गया प्रांत ए। ठीक है, प्रांत हो गया, एफ ओ आई ए प्राप्त हो गया। एफ ओ आई ए यदि देखा जाए तो ये रिजल्ट किसका है, ये रिजल्ट एफ का ही है। देखो ध्यान से देखो कि 1 पर ए, 2 पर बी और 3 पर सी। क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब इसी प्रकार से यदि आप यहां पर ये देखो दूसरी कंडीशन आई बी ओ एफ, आई बी ओ एफ, आई बी ओ एफ भी क्या होगा, ए से बी में परिभाषित होगा, तो मैं आई बी ओ एफ को बनाऊंगा तो हो जाएगा आई बी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब x बराबर 1 लूंगा
x बराबर क्या लूंगा 1, यहां पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर हो जाएगा ये हो जाएगा f1, और f1 का मान कितना हो जाएगा, f1 का मान है a, देखो f1 का मान है मान लो a, तो यहां से देखो a पर IB a पर क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो रिजल्ट क्या आया, a आया। ठीक है, x बराबर 2 पर, तो ये हो गया IB F2, और F2 का मान है B, और B पर क्या है, देखो IB पर क्या है, B आ रहा है, देखो B यदि यहां रखें इसके अंदर तो B पर B आ रहा है। x बराबर 3 पर, F3, तो IB F3 का मान है C, और C पर क्या आ रहा है, C पर C आ रहा है, तो इससे पता चला हमारे पास FO यानी IBOF ये है हमारे पास 1 पर A, 2 पर B और 3 पर C। तो IBOF बराबर किसके बराबर हो गया, बराबर ये भी देखो F के बराबर, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से देखो 1 बराबर समीकरण नंबर 2 IA, ठीक है, FOIA इज इक्वल टू IBOF बराबर F। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा आपको कि किसी फलन को तत्सम फलन के साथ संयुक्त फलन बनाया जाए तो वापस वही फलन प्राप्त होगा। तो ये था आपके प्रॉपर्टी नंबर 4। तो संयुक्त फलन की चारों प्रॉपर्टी, चारों गुणधर्म समाप्त हो चुके हैं, तो एक बार इसे लिख लो। तो आज के लिए ये चारों कंडीशन, संयुक्त फलन के चारों गुणधर्म हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे के वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 और एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सरल करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।